नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं क्लास 7 का जो है विज्ञान का अध्याय 1 लेकर के आए हैं। इसमें हम पहला अध्याय जल और जंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो है मेन पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्मरणीय तथ्य है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जो इसका क्वेश्चन आंसर है, खाली स्थान है, वो सब भी हम करेंगे। इसी तरह से आपको क्लास 6, 7, 8 सभी का 9, 10 का वीडियो मिलेगा। संस्कृत का वीडियो भी इस पर मिलेगा और सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी है सब का वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर और जो स्मरणीय तथ्य है वो मिलेगा। नोटबुक जो है इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे। नोटबुक से जो है जो भी निचोड़ है उसको ला करके हम लिख के आपको हम बताएंगे। इससे आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कंपटीशन में भी ये काम देगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल और जंगल दोनों चीज़ें ज़रूरी है मनुष्य के लिए, ठीक है। जल और जंगल दोनों ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है, विश्व में आज प्रायः सर्वत्र जल की कमी महसूस की जा रही है। सही बात है, हर एक जगह जो है क्या है, जल की कमी को महसूस की जा रही है। इसे बचाने के लिए विभिन्न तरह के जो है बचाव का उपाय बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें पानी को बचाना है। सलाह दी जाती है कि कैसे पानी को यूज करना है, खेतों में किस तरह से यूज करना है, घर में किस तरह से यूज करना है, जिससे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके, ठीक है। इसी पानी की बचत के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि पानी की बचत हमें कितना ज़रूरी है, पानी की बचत करना कितना ज़रूरी है। इसके लिए जागरूकता जो है 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जागरूक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आगे है, मनुष्य के पीने योग्य जल की आपूर्ति का आधार हिमनद यानी ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ तथा पहाड़ों पर अवस्थित बर्फ है, जो गलकर नदियों में पहुँचते हैं, ठीक है। इस प्रकार भूमिगत जल के अलावा झीलों और नदियों का जल ही पीने के लिए बचता है। देखिए पूरे पृथ्वी पर जो है 3% पानी ही जो है जो हम पीने योग्य है, ठीक है। 3% पानी ही क्या है, जो पीने योग्य है। इसमें से भी 2.4% जो है 2.4% पानी जो है ये जो है ग्लेशियर, जैसे ग्लेशियर हो गया, ठीक है। जैसे ग्लेशियर हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो है ये बर्फ़ के रूप में क्या है, जमा है, ठीक है। बर्फ़ के रूप में क्या है, जमा है। 2.4% बच गया कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए कुल मिलाकर इसकी मात्रा जो है 0.06% जो है ये बची हुई है, जो नदियों, झीलों, तालाबों में जो है जिसके पानी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही % पानी जो है हम यूज कर सकते हैं। और जो 2.4% पानी है ये जो है कहाँ है, ग्लेशियर में तब्दील है, जैसे बर्फ़ में तब्दील है, जो क्या होता है धीरे धीरे गल के क्या होता है, आता है। और कुल मिलाकर जो नदियों, झीलों, तालाबों का जो पानी है उसकी मात्रा 0.006% है, ठीक है। इसीलिए हमें जो है हर एक वर्ष जागरूक किया जाता है कि पानी को किस तरह से बचाया जाए, ठीक है। अब आगे है जल चक्र। जल चक्र के द्वारा भी जो है क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी पर जल की समस्या बहुत हद तक जल चक्र से सुलझ जाता है। यहाँ पे ये नदी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूरज है, ये बादल है और ये वर्षा हो रही है यहाँ पे, और ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहाड़ है और ये धरातल है, ठीक है। और ये पहाड़ों से जो है इस बीच से नदी निकल के यहाँ पे जो है नदी में आई है, ठीक है, बड़ी नदी में आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जल चक्र को समझिए। जल चक्र में जो है क्या होता है, ये पानी है, सूर्य के ताप से जो है यानी सूर्य के धूप से जो है ये पानी गर्म होता है, ठीक है। और गर्म होकर इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है, और ये वाष्प जो है ऊपर जाता है, बादल का निर्माण करता है, ठीक है। जो भी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, वाष्प होता है, बनता है, वाष्प से क्या होता है, बादल बनता है। और यही बादल जो है क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया द्वारा वर्षा कराती है, ठीक है। संघनन यानी कंडेंसेशन के द्वारा जो है ये संघनन की प्रक्रिया द्वारा बारिश कराती है।
फिर यही बारिश का पानी पहाड़ों झीलों के द्वारा नदी में जाती है, ठीक है, और नदी तालाब में पहुंचती है। फिर वही पानी जो है वाष्पीकृत होकर बादल बनती है, बादल जो है संघनन करके बारिश कराती है, फिर ये नीचे आती है। इसी तरह से ये जो साइकिल है ये चलते रहता है, यही इसी को हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। इससे जो है हमारी पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना रहता है और ये प्रक्रिया किसी न किसी तरह से ये चलते रहती है, ठीक है। जैसे आगे देखिए अब क्या है, जल चक्र की कोई ना कोई प्रक्रिया सदैव होती रहती है, ठीक है। जल चक्र की कोई ना कोई प्रक्रिया सदैव होती रहती है। जल चक्र की सभी प्रक्रियाओं के सतत यानी कि निरंतर संपन्न होते रहने से पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, ठीक है। ये जल चक्र की प्रक्रिया जो चलती रहती है, इससे क्या होता है, पृथ्वी पर पानी की मात्रा जो है, जल की मात्रा जो है स्थिर बनी रहती है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है गांव में जो है कुआं और हैंडपंप जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत है। गांव में जो है कुआं और हैंडपंप जल प्राप्ति के क्या है, मुख्य स्रोत है। भूमि के अंदर कहीं कम गहराई पर पानी मिल जाता है तो कहीं बहुत नीचे होता है, ठीक है। इसी कारण देखे होंगे कहीं पर जब चापाकल गाड़ा जाता है तो कहीं पर जो है बहुत कम गाड़ने पर ही पानी आ जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गाड़ा जाता है तब उसके बाद जो है पानी आता है, ठीक है। बहुत पाइप को कहीं पर कम धंसा आता है तभी पानी आता है, कहीं पर ज़्यादा धंसाना पड़ता है उसके बाद पानी आता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे है वर्षा जल रिसकर भूमि के नीचे एकत्र होता है जिसे भौम जल स्रोत कहते हैं, ठीक है। वर्षा जल रिसकर क्या होता है, भूमि के नीचे एकत्र होता है जिसे भौम जल स्रोत कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रम द्वारा जल को भूमि के नीचे पहुंचाने को भौम जल भर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रम के द्वारा यानी जो प्रक्रम के द्वारा, जिस प्रक्रम के द्वारा जल को भूमि के नीचे पहुंचाया जाता है उसे भौम जल भर कहते हैं, ठीक है। अब आगे है भौम जल के अंधाधुंध निकासी से वह नीचे भागता जाता है जिसे भौम जल का गिरना कहते हैं। भौम जल का गिरना किसे कहते हैं, यानी पानी का जो है अंधाधुंध निकासी से, यानी भौम जल के अंधाधुंध निकासी से वह नीचे भागता जा रहा है, उसका स्तर नीचे जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, भौम जल का गिरना कहते हैं, ठीक है। आगे है जल भंडार के पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबचा तथा नहर आदि बनवाए जाते हैं, ठीक है। ये नहर के ही तरह होता है चहबचा भी, ठीक है। जल भंडारण यानी जल भंडार की पुनः पूर्ति के लिए अगर हम जल को चाहते हैं कि दोबारा उपयोग करें, इसके लिए हमें तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबचा तथा नहर आदि बनवाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी जो है वहाँ पे स्टोर रहता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है किसान चाहे तो अपने खेतों में सिंचाई के लिए बूंद सिंचाई विधि को अपनाकर जल की बचत कर सकते हैं। किसान के बारे में बोला जा रहा है कि पानी की किस तरह से बचत करें, तो वो जो है बूंद सिंचाई यानी बूंद बूंद सिंचाई पाइप लगा दी जाती है, इससे जो है इस तरह से फुहारा की तरह जो है पानी निकलता है, ठीक है, इस पाइप से। इससे क्या होता है, पानी की बचत ज़्यादा होती है। इसी तरह से बोलता है कि किसान चाहे तो इसको अपना करके पानी की बचत कर सकता है। अब है स्प्रिंकलर विधि द्वारा सिंचाई से भी जल की बचत होती है, ठीक है। स्प्रिंकलर यानी स्प्रे के द्वारा जो है जल की बचत हम कर सकते हैं, ठीक है। अब है पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए जंगलों का रहना आवश्यक है। अब यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, यानी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए जंगलों का रहना जरूरी है। हम जो है ऑक्सीजन के बदौलत ही जिंदा हैं, इसी के कारण जिंदा है सभी मनुष्य पृथ्वी पर, ठीक है। अगर ये नहीं तो पृथ्वी जो है सुनसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जंगल का रहना, जंगलों को लगाना, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे है न केवल वनों के जीवों को बल्कि वनों के वृक्ष को भी बचाना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है न केवल वनों के वृक्ष को बल्कि वनों के जीवों को भी बचाना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे जो है खाद्य श्रृंखला का जो है क्या है, ये अंग है। अगर जीव जीवित रहेंगे तो क्या होगा, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर स्प्रिंकलर विधि द्वारा सिंचाई से भी जल की बचत
की जा सकती, मतलब बचत होती है। ठीक है, स्प्रिंकलर विधि के द्वारा भी जल की बचत होती है। आगे है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए जंगलों का रहना जरूरी है। जंगल रहेगा तभी मनुष्य जो है जीवित रहेगा, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, न केवल वनों के जीवों को बल्कि वनों के वृक्ष को भी बचाना जरूरी है। ठीक है, जितने भी जीव हैं, वन पर, मनुष्य हो चाहे जीव हो, ये किस पर निर्भर है, अपने वन पर जो है, वनों के वृक्ष पर, पौध पौधा पर निर्भर है। ठीक है, इसीलिए वनों के साथ साथ वनों के वृक्ष, वनों के जीवों के साथ साथ वनों के वृक्षों को भी बचाना क्या है, आवश्यक है। वनों से अनेक आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे इमारती लकड़ियाँ, लाह, गोंद, मधु आदि जो है प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है, जैविक उद्यानों में तरह तरह के पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों को आप देख सकते हैं, जैसे चिड़ियाघर हुआ, जैविक उद्यान, राजीव गांधी जैविक उद्यान जैसे पटना में है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे, विभिन्न तरह के पशु पक्षी जानवर सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है, जंगलों में जैविक विविधता पाई जाती है। जंगल में जैविक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब है, वनों में खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य है एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, वनों में विभिन्न तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए जैविक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अब वनों में खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जैसे हिरण क्या खाता है, घास। घास को कौन खाता है, हिरण, और सॉरी, घास को क्या खाता है, हिरण, और हिरण को कौन खाता है, सिंह या बाघ खाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे घास को कौन खाता है, तो हिरण, और हिरण को कौन खाता है, तो सिंह या बाघ, सिंह या बाघ। ठीक है, अब आगे देख लीजिए खाद्य श्रृंखला के बारे में। यहाँ पे भी देखिए, गांव में चूहे अन्न को खाते हैं। ठीक है, और चूहा को कौन खाता है, सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, गरुड़ खाता है। गरुड़ पक्षी मांस, मछली मांस भी, विभिन्न तरह के जानवर का मांस भी खाता है। ठीक है, अब वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बना रहता है। ठीक है, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगर वन नहीं रहेगा तो ये संतुलन बिगड़ जाए। अब आगे है, वनों में रहने से भौम जल स्थिर रहता है। वनों के रहने से भौम जल जो है स्थिर रहता है। वृक्ष बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराते हैं। वन वर्षा जल के बहाव को रोककर भूमि अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, क्या है, वनों के रहने से भौम जल का जो है स्तर जो है बना रहता है। इससे क्या, पेड़ों को क्या होता है, पानी की ज़रूरत रहती है, और वो पानी जो है भौम जल से ही लेता है। ठीक है, वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं। जितने ज़्यादा वृक्ष रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वहाँ पे बारिश को आकर्षित, बादल को आकर्षित करेगा और बारिश होगी। और ये वर्षा जब होती है तो वन जो है ये मृदा के अपरदन को भी रोकता है। ठीक है, मृदा के अपरदन को भी रोकता है, समझे। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे पादप को जो है, पादप क्या लेते हैं, पादप ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, पादप जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, और ऑक्सीजन जो है क्या करता है, जंतु लेता है, और जंतु क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या पादप लेता है। तो ये साइकिल जो है हमेशा चलते रहता है। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा। पादप ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन जो है जीव जंतु लेगा, और जीव जंतु क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पादप ग्रहण करेगा, और पादप फिर ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। अब है, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर क्या है, 3/4 भाग में जल है, इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम करवाएंगे, इस पाठ का, जल और जंगल का। ठीक है, धन्यवाद।